सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी होगी? एक ऐसा किताब जो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि मानव चेतना, दर्शन और ब्रह्मांड के रहस्यों का पहला लिखित दस्तावेज है। एक ऐसी गूंज जो 3,500 साल पहले पंजाब की नदियों के किनारे गूंजी और आज भी हमारे समाज के ताने बाने को तय कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋग्वेद की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजी और आप देख रहे हैं आर डिजिटल स्टोरी। हमारी विशेष इतिहास सीरीज के 8वें अध्याय में मेरे सभी जुझारू प्रतियोगी साथियों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वैदिक देवलोक बदला और यज्ञों का विधान शुरू हुआ, लेकिन आज हम उस मूल स्रोत के भीतर गोता लगाने जा रहे हैं जहां से यह सारा ज्ञान निकला है। अगर आप किसी भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम ऋग्वेद के उन छिपे हुए तथ्यों का विश्लेषण करेंगे जो सीधे परीक्षा के प्रश्न पत्रों पर छपे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऋग्वेद का अद्भुत सफर। परीक्षार्थियों, सबसे पहले ऋग्वेद की बुनियादी बनावट को अपनी उंगलियों पर नोट कर लीजिए। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल यानी 10 चैप्टर थे। 1028 सूक्त यानी मंत्रों का कुल समूह 1028 था या है, और लगभग 10,580 ऋचाएं यानी मंत्र। लेकिन यह एक बहुत गहरा विश्लेषणात्मक तथ्य है जहां अक्सर छात्र गलती करते हैं। यह 10 मंडल एक साथ नहीं लिखे गए थे। ऋग्वेद के 2 से लेकर 7 मंडल तक सबसे पुराने माने जाते हैं। इन मंडलों को इतिहास में वंश मंडल, ऋषि मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी रचना किसी न किसी विशिष्ट ऋषि और उनके वंशजों ने की थी। जैसे दूसरे मंडल गृत समद ऋषि, तीसरे मंडल विश्वामित्र, चौथा वामदेव, पांचवा अत्रि, छठा भारद्वाज और सातवां वशिष्ठ ऋषि से जुड़ा है। इसके विपरीत ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, जिसे इतिहास के सबसे अंतिम चरण में जोड़ा गया। यही कारण है कि पहले और 10वें मंडल की भाषा और बातें बाकी मंडलों से काफ़ी अलग और उत्तर वैदिक काल के ज़्यादा करीब दिखते। 8वां मंडल कनव और अंगिरस ऋषि से तथा 9वां मंडल पूरी तरह सोमदेव को समर्पित है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के उस हिस्से की जिसकी गूंज आज भारत के हर घर में सुनाई देती है, यानी गायत्री मंत्र। पीटी परीक्षाओं के लिए याद रखिए कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। इसकी रचना प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र ने, लेकिन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका विश्लेषणात्मक पहलू बहुत दिलचस्प है। यह मंत्र किसी सामान्य देवी देवता के लिए नहीं, बल्कि सूर्य देवता के एक रूप सविता को समर्पित है, जो चमकते हुए सूर्य और चेतना के प्रतीक है। इतिहासकारों और एनसीईआरटी के विश्लेषण के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र की रचना गैर आर्यों को कबीलाई समाज में शामिल करने और उन्हें आर्य यानी श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य से की थी। यह मंत्र केवल एक धार्मिक प्रार्थना नहीं था, बल्कि उस दौर के सांस्कृतिक एकता का एक बहुत बड़ा माध्यम था। अब सीधे चलते हैं ऋग्वेद के सबसे अंतिम और ऐतिहासिक रूप से सबसे विवादित हिस्से पर, यानी ऋग्वेद का 10वां मंडल और उसका प्रसिद्ध पुरुष सूक्त पर। समाज के ताने बाने को समझने के लिए यह सूक्त सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसी पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का एक साथ उल्लेख मिलता है। इससे पहले पूरे ऋग्वेद में शूद्र शब्द का नामो निशान नहीं था। इस सूक्त में एक आदि पुरुष यानी विराट पुरुष की कल्पना की गई है और एक रूपक के जरिए बताया गया है कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। विश्लेषणात्मक रूप से ध्यान रखिएगा कि यद्यपि यह सूक्त ऋग्वेद में है, लेकिन चूंकि यह 10वें मंडल में है
जो सबसे अंत में लिखा गया, यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि कबीलाई समाज के खत्म होते होते और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत के समय ही वर्ण व्यवस्था ने समाज में आकार लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह था हमारा ऋग्वेद ऋषियों के वंश मंडलों से लेकर गायत्री मंत्र की चेतना और पुरुष सूक्त के सामाजिक बदलाव तक का सफर। लेकिन ज्ञान की यह गंगा यही नहीं रुकती। ऋग्वेद ने मंत्र तो दे दिए, लेकिन उन मंत्रों को सुर और ताल में कैसे गाया जाए, उन मंत्रों का प्रयोग करते समय यज्ञ की वेदियां कैसे बनाई जाए और कौन से नियम अपनाए जाए। और क्या आप जानते हैं कि जब इंसान बीमारियों से परेशान हुआ या कबीलों में भूत प्रेत और तंत्र मंत्र का साया बढ़ा, तब किस वेद ने जन्म लिया? क्या आपको पता है कि वेदों का पाठ करने वाले पुरोहित भी अलग अलग होते थे? आखिर कौन थे वो? बाकी के तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन सभी अनसुने और परीक्षा उपयोगी रहस्यों को हम पूरी प्रामाणिकता के साथ डिकोड करेंगे। हमारी सीरीज के अगले एपिसोड में त्रय का रहस्य, साम, यजु और अथर्व पर चर्चा करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं आरआर डिजिटल स्टोरी। इतिहास को रटिए मत, उसे गहराई से समझिए ताकि परीक्षा का कोई भी सवाल आपसे ना छूटे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।